हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर एनसीईआरटी के अभ्यास के प्रश्नों का हल। पहला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। आप किसी आवेश का वैद्युत बलों से परिरक्षण उस आवेश को किसी खोखले चालक के भीतर रखकर कर सकते हैं। क्या आप किसी पिंड का परिरक्षण निकट में रखे पदार्थ के गुरुत्वीय प्रभाव से उसे खोखले गोले में रखकर अथवा किसी अन्य साधनों द्वारा कर सकते हैं? तो अब ये क्वेश्चन है जो ये पूछा गया है, इसका जो पहली जो लाइन बोल रहा है कि आवेश को हम किसी खोखले गोले, यानी कि ये मेरे पास एक खोखला गोला है, अगर इसके अंदर मैं कोई आवेश रख दूं, Q आवेश, तो क्या होगा कि अगर बाहर कोई दूसरा आवेश है तो इस आवेश का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आप पढ़ोगे 12वीं में पहला चैप्टर, ठीक है। अब खोखले गोले के अंदर, ठीक है, चालक खोखला गोला होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। ये क्यों होगा ये बाद में आप 12th में पढ़ोगे अच्छे से। तो ये यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि अंदर कोई द्रव्यमान रखा m और बाहर कोई द्रव्यमान रखा m डैश और खोखले गोले के अंदर m रखा हुआ है द्रव्यमान, और इस द्रव्यमान पर इस द्रव्यमान का कोई प्रभाव न हो। ऐसा नहीं हो सकता है। यह द्रव्यमान इस पर कुछ न कुछ बल लगाएगा ही, तो ये नहीं हो सकता है। सिर्फ आवेश में ये चीज़ पॉसिबल है। क्यों है वो बाद में आपको पढ़ेंगे अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है अब इसमें, पृथ्वी के परितः परिक्रमण करने वाले छोटे अंतरिक्ष यान में बैठा कोई अंतरिक्ष यात्री गुरुत्व बल का संसूचन नहीं कर सकता है, ठीक है। यदि पृथ्वी के परितः परिक्रमण करने वाला अंतरिक्ष स्टेशन आकार में बड़ा हो तो तब क्या वह गुरुत्व बल के संसूचन की आशा कर सकता है? तो देखो, अगर वो पृथ्वी, सपोज कि ये एक पृथ्वी है और इसके आसपास ऐसे भ्रमण कर रहा है वो छोटा सा, ठीक है, तो अब उस समय क्या है, वह गुरुत्व बल उस पर नहीं होगा। पर अगर उसका यान बहुत बड़ा है तो यान का कुछ द्रव्यमान होगा और वह उस यात्री पर बल लगाएगा, तो वह फिर कुछ, यानी कि जो मेज़र कर सकते हैं, हम नाप सकते हैं, उतना बल लगा सकता है वो, ठीक है। तो यह हाँ होगा। सी बोल रहा है कि यदि आप पृथ्वी पर सूर्य के कारण गुरुत्वीय बल की तुलना पृथ्वी पर चंद्रमा के कारण गुरुत्व बल से करें तो आप यह पाएंगे कि सूर्य का खिंचाव चंद्रमा के खिंचाव की तुलना में अधिक है, ठीक है। अब चंद्रमा के खिंचाव का ज्वारीय प्रभाव सूर्य के ज्वारीय प्रभाव से अधिक है। ज्वारीय प्रभाव मतलब कि जैसे चंद्रमा के कारण जो समुद्र का जल होता है उस पर खिंचाव होता है, जिससे ज्वार और भाटा बनता है, लहरें ऊपर चढ़ती हैं फिर नीचे जाती हैं, है ना, ये चंद्रमा की वजह से होता है। जबकि सूर्य का बल अधिक है तब भी हम लोग चंद्रमा की वजह से वो प्रभाव होता है ऐसा मानते हैं। क्यों? देखो, ज्वारीय प्रभाव जो है, ज्वारीय प्रभाव 1/r³ होता है, जबकि बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है व्युत्क्रमानुपाती है r² से। ये ज्वारीय प्रभाव जो है r³ में होता है, ठीक है। भले इसका फॉर्मूला नहीं है उसमें, पर फिर भी ये इतना आपको याद रखना है कि ज्वारीय प्रभाव क्या होता है, r³ के फॉर्म में होता है। तो अगर r³ करेंगे, यानी कि उसका घन करेंगे, तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी बहुत ज़्यादा है, उसका घन करेंगे तो वो और अधिक हो जाएगा, ये बहुत कम हो जाएगा। और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कम है तो उसका स्क्वायर करेंगे, फिर क्योंकि बटे करना है तो ये उससे ज़्यादा आएगा। इसलिए चंद्रमा का जो प्रभाव है वह अधिक होता है सूर्य की अपेक्षा में, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। यह तीनों प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं अब दूसरे प्रश्न में है कि सही विकल्प का चयन करना है। पहला है इसमें, बढ़ती तुंगता यानी कि ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है कि घटता है? ऊंचाई के साथ, तो हमने फॉर्मूला निकाला है कि ऊंचाई के लिए, ठीक है, ऊंचाई के लिए g डैश बराबर g बटे में 1 +
एच अपॉन आर ई का स्क्वायर। आर ई क्या होता है? पृथ्वी की त्रिज्या। एच होता है ऊंचाई, जितना जितना बढ़ते जाएंगे। तो अब क्या होगा? एच बढ़ेगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी कि जी डैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऊंचाई के साथ क्या होगा? घटता है। दूसरा, बढ़ती गहराई के साथ, गहराई के साथ और क्या माना है इसको? पृथ्वी को एक समान घनत्व का गोला मानकर गुरुत्वीय त्वरण घटता है कि बढ़ता है? तो गहराई के लिए हमने सारे फॉर्मूले निकाल रखे हैं। गहराई के लिए, तो गहराई के लिए जी डैश होता है जी 1 माइनस एच अपॉन आर ई। अब गहराई बढ़ेगी तो ये 1 माइनस एच अपॉन आर ई है। तो 1 में से जितना गहराई बढ़ती जाएगी ये ज़्यादा ज़्यादा घटता जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे 2 है तो 1 माइनस 2, 1 माइनस 3 ऐसे। तो एच जितना जितना बढ़ता जाएगा तो जी डैश उतना कम होता जाएगा, तो वो भी घटेगा। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान या तो पिंड के द्रव्यमान किस पर निर्भर होता है? तो अब आपने जी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। जी के फॉर्मूले में क्या आता है? गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का फॉर्मूला है जी एम ऑफ ई अपॉन आर ई स्क्वायर। एम ऑफ ई मतलब मास ऑफ अर्थ, यानी कि यहाँ पर जो पिंड, जिस पिंड का हम लोग गुरुत्वीय त्वरण निकाल रहे हैं वह, उसका द्रव्यमान इसमें नहीं आता है। किसका द्रव्यमान आता है? पृथ्वी का। तो यहाँ पर क्या आएगा? ये गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर है, न कि पिंड के द्रव्यमान पर। डी है इसमें, पृथ्वी के केंद्र से R2 तथा R1 दूरी के दो बिंदुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र। ठीक है, पहला है माइनस जी एम एम 1/R2 माइनस 1/R1 और दूसरा है एम जी R2 माइनस R1। अब इसमें कौन सा अधिक और कौन सा कम यथार्थ है वो बताना है। तो ये वाला जो पहला वाला सूत्र है वो अधिक यथार्थ है दूसरे वाले से। तो इस तरह से हम इसके सारे आंसर लिख सकते हैं, ए बी सी और डी का। अगला सवाल है इसके बाद, तीसरा सवाल है, मान लीजिए एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के परितः पृथ्वी की तुलना में 2 गुनी चाल से गति करता है, तब पृथ्वी की कक्षा की तुलना में उसका कक्षीय आमाप ज्ञात करना है। जैसे कि ये एक यहाँ पर सूर्य है, इसके परितः पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ठीक है, इस तरह से पृथ्वी इसके चक्कर लगा रही है, तो इसका कुछ चाल है। अब दूसरा कोई ग्रह है जो इससे दुगनी चाल से चक्कर लगा रहा है सूर्य के। ठीक है, अब जैसे ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, अगर हम इसको आर माने, ठीक है, आर, ये कक्षीय त्रिज्या इसकी आर है, तो यह ग्रह की आर डैश, इसकी तुलना में ये कितना होगा? आर डैश आर की तुलना में कितना होगा, वो हमको निकालना है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हमको पता है कि यह किसी भी ग्रह को सूर्य के आसपास गोल चक्कर लगाने के लिए जो अभिकेंद्र बल है वह उस ग्रह और सूर्य के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो प्रदान करता है। तो अभिकेंद्र बल क्या होता है? m, ये m ग्रह का द्रव्यमान v² बटे में r। ठीक है, पृथ्वी के लिए हम पहले निकाल रहे हैं बराबर, ये हो गया अभिकेंद्र बल और यह किसके बराबर होता है? गुरुत्वाकर्षण के बल। तो गुरुत्वाकर्षण g m ऑफ s, s मतलब सन का द्रव्यमान और मास ऑफ अर्थ, यहाँ पे हमने स्मॉल m लिया तो इधर भी स्मॉल m ही ले लेंगे, बटे में r²। तो ये m कट हो जाएगा, एक r से एक r गया, तो v² बराबर क्या आया? g ms अपॉन r। ठीक है, अब v बराबर क्या होता है? r ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा? r² ओमेगा² बराबर g ms अपॉन r। तो यहाँ से ओमेगा² किसके बराबर आ जाएगा?
जी एम एस अपॉन आर क्यूब। ये आर स्क्वायर यहाँ जाएगा आर क्यूब। तो ये किसके लिए था? पृथ्वी के लिए, है ना। तो अब अगर हम इस ग्रह के लिए निकालें, ये जो दूसरा ग्रह है ना, उसको ओमेगा डैश ले लेते हैं। ओमेगा डैश का स्क्वायर बराबर जी मास ऑफ सन, सन तो दोनों के लिए सेम रहेगा, और यहाँ पे आएगा आर डैश का क्यूब। अब हमको क्या दे रखा है भाई, ये जो है दुगनी चाल से गति कर रहा है, तो ओमेगा डैश क्या है? 2 ओमेगा के बराबर है। ओमेगा डैश क्या है? 2 ओमेगा के बराबर है। तो यहाँ पर रख देना है 2 ओमेगा, फिर दोनों को भाग करके पता चल जाएगा कि कितना है। तो उसको करेंगे देखो ऐसे, बस ये समीकरण में अभी ओमेगा डैश की जगह 2 ओमेगा कर देना है, फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग करना है, बस उससे तुलना हो जाएगी। तो उसको कैसे करेंगे देखो, पहले सारे मान लिख लेंगे हमको। सूर्य का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, त्रिज्या, ग्रह की कक्षीय त्रिज्या, और पृथ्वी का कोणीय वेग और ग्रह का कोणीय वेग ओमेगा डैश। और यहाँ से हमने अभिकेंद्र बल निकाल लिया v स्क्वायर बराबर जी एम एस अपॉन आर। इसके बाद अब इतना हमने निकाल लिया था ओमेगा डैश का स्क्वायर जी एम एस अपॉन आर क्यूब, आर डैश का क्यूब। तो ये समीकरण 1 बनाया था, ये समीकरण 2 बनाया, है ना। अब इन दोनों को भाग दे दिया, तो ओमेगा स्क्वायर बटे ओमेगा डैश का स्क्वायर, और ये जी एम एस कट हो जाएगा, तो ये आर डैश क्यूब ऊपर चला जाएगा और आर क्यूब नीचे रहेगा। तो हमको तो चाहिए आर डैश, है ना। तो आर डैश को यहाँ पर रख देंगे, बाकी सारी चीज़ें इधर लेके जाएंगे। ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश का स्क्वायर आर क्यूब, है ना। तो आर डैश बराबर ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश, तो ये क्यूब था तो इधर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा आर। तो अब इसने क्वेश्चन में बोल रखा है कि ओमेगा डैश क्या है, 2 ओमेगा के बराबर है। तो ओमेगा डैश की जगह 2 ओमेगा रख दिया, ओमेगा ओमेगा कट हो गया। तो ये कितना आया, आर डैश बराबर आर बटे 2 की घात 2/3। अब 2 की घात 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 1/3। ठीक है। तो अब 4 का क्यूब रूट निकाल लो, 1.49। तो आर बटे 1.49 बराबर 0.63 आर। तो अतः पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में ग्रह का कक्षीय माप क्या होगा, 0.63 गुना कम होगा। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा चाल से चल रहा है तो नज़दीक नज़दीक चक्कर लगाएगा। अगला सवाल करते हैं अब। चौथा क्वेश्चन है, बृहस्पति के एक उपग्रह आयो, उसका नाम है आयो, की कक्षीय अवधि हमको दे रखी है, यानी कि एक चक्कर लगाने में यह कितना टाइम लगाता है, 1.769 दिन, तथा उसकी कक्षीय त्रिज्या भी हमको दे रखी है 4.22 गुणा 10⁸ मीटर। तो यह दर्शाइए कि बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1/1000 गुना है, यह हमको बताना है। अब हमको इसमें करना क्या है, देखो सूर्य का द्रव्यमान हमको पता है, मास ऑफ सन इज इक्वल टू 2 गुणा 10⁻30 किलो होता है। अब कोई बृहस्पति का उपग्रह है, उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो हमको पता है समय और उसकी त्रिज्या पता है, तो हम उसका द्रव्यमान निकाल सकते हैं। देखो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हमने बताया ओमेगा निकाला था, ओमेगा स्क्वायर बराबर जी, और उसमें क्या था, मास ऑफ सन था, क्योंकि पृथ्वी सन के चक्कर लगा रही थी। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, जुपिटर, मतलब बृहस्पति, क्योंकि उसके चक्कर लगा रहा है वो, और बटे में क्या आएगा इसमें, आर क्यूब। अब ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई बटे में टी, इसका स्क्वायर, जी एम जे, जे मतलब जुपिटर, बटे में आर क्यूब। हमको क्या चाहिए, एम जे। ठीक है, मास ऑफ जुपिटर। तो मास ऑफ जुपिटर यहाँ पे कैसे निकालेंगे, एम जे, ये इधर चला जाएगा, 2 पाई बटे में टी का स्क्वायर, ठीक, गुणा आर क्यूब बटे में जी। तो ये क्या निकल जाएगा, मास ऑफ जुपिटर। तो यहाँ से देखो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, 2 पाई कांस्टेंट है, टी टाइम पीरियड ये दे रखा है, दिन, इसको बदल देंगे सेकंड में, आर त्रिज्या दे रखी है, जी तो कांस्टेंट हमको पता है, तो एम जे निकाल लेंगे और फिर एम एस के साथ उसकी तुलना कर देंगे भाग करके। तो देखो कैसे करते हैं इसको। अब ये चीज़ें तो गिवन है, पहले इसको लिख लेंगे, टी
यानी कि टाइम पीरियड है 1.769 दिन, इसको सेकंड में बदलना है तो वो तुमको आता है गुणा 60 करके गुणा 24 करके सेकंड में बदल गया। त्रिज्या सीधे ही दे रखी है मीटर में तो उसको लिख लिया, जी का मान लिख लिया, मास ऑफ सन यानी सूर्य का द्रव्यमान लिख लिया। करना क्या है अब, मास ऑफ जुपिटर mj निकालना है। तो mj निकालने के लिए पहले वही क्या, अभिकेंद्र बल किसके बराबर, ग्रह और उपग्रह यानी कि जो उसका उपग्रह है और जुपिटर के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल। तो mv²/r जी m ऑफ j जुपिटर का मास और गुणा में इससे हम लोग निकाल लेंगे ω² जी m ऑफ j यानी कि जुपिटर बटे में r³। अब ओमेगा बराबर होता है 2π/t, तो 2π/t रख के mj बराबर आ गया, ये हमारा mj को रखेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ ले जाएंगे 4π²r³/t² जी। तो ये सारा मान रखा और इस पर से हमारा आ गया mj कितना आया 1.9, उसको लगभग हम लोग 2 × 10⁻27 ले लेंगे। अब mj मास ऑफ जुपिटर बटे मास ऑफ सन दोनों को भाग करेंगे तो ये 2 से 2 कट हो जाएगा, 10⁻27 10⁻30 तो बटे कितना आ जाएगा, ये 27 से 30 यानी कि 10⁻3 बच जाएगा नीचे यानी कि 1000, तो 1/1000। तो मास ऑफ जुपिटर मास ऑफ सन को इधर लेके जाएंगे तो मास ऑफ जुपिटर = 1/1000 ms। तो इससे पता चलता है कि जो जुपिटर है यानी बृहस्पति है उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1/1000 गुना है यानी 1000 गुना कम है। अगला सवाल 5वां प्रश्न है कि मान लीजिए कि हमारी आकाशगंगा में एक सौर द्रव्यमान के 2.5 × 10⁻11 तारे हैं। मंदाकिनी केंद्र से 50,000 लाइट ईयर दूरी पर स्थित कोई तारा अपनी एक परिक्रमा पूर्ण करने में कितना समय लेगा। आकाशगंगा का व्यास दे रखा है 10⁵ लाइट ईयर, मतलब कि यह हमारी आकाशगंगा है, इसमें बहुत सारे तारे हैं और इसके केंद्र से r दूरी पर यानी कि ये 50,000 लाइट ईयर दूरी पर कोई एक तारा है और वह पूरा इसका चक्कर लगा रहा है, तो ये कितना समय लेगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें भी वही चीज़ करनी है कि अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा, है ना, और उसमें से हम लोग निकाल लेंगे ओमेगा, जैसा हम लोग पिछले क्वेश्चन में निकालते आए हैं। तो ω² बराबर क्या हो जाएगा, gm अपॉन r³। अब g तो कांस्टेंट है, m क्या है, मास द्रव्यमान, किसका मास, किसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ये पूरी आकाशगंगा के। तो आकाशगंगा का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो अब ये बोल रहा है कि आकाशगंगा में एक सौर द्रव्यमान के इतने तारे हैं, तो एक सौर यानी कि सूर्य के द्रव्यमान के बराबर इतने तारे हैं। तो एक सूर्य का द्रव्यमान हमको पता है, गुणा कर देंगे 2.5 × 10⁻11 से, तो m निकल जाएगा हमारा, ठीक है। r हमको दे रखा है 50,000 लाइट ईयर, इसको मीटर में बदल देंगे और हमको क्या निकालना है, t निकालना है। t कहाँ से निकलेगा, ओमेगा से। ओमेगा क्या होता है 2π/t² gm अपॉन r³। यहाँ से t मिल जाएगा, gmr हमको पता है। तो सबसे पहले जो चीज़ें दे रखी हैं उसको लिख लेते हैं। तो कुल तारों की संख्या 2.5 × 10⁻11, प्रत्येक तारे का द्रव्यमान कितना है, सौर के द्रव्यमान यानी 2 × 10⁻3 किलो के बराबर है। तो आकाशगंगा का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, n तारे गुणा एक तारे का द्रव्यमान, तो 2.5 × 10⁻11 गुणा 2 × 10⁻30, तो ये आ जाएगा आपका 5 × 10⁻41 किलोग्राम। इतना द्रव्यमान है हमारे आकाशगंगा का। अब दूसरी चीज हमको क्या दे रखा है, r, तो r निकाल लेते हैं। तो r देखो, तारे की त्रिज्या r कितनी है, 50,000 लाइट ईयर, तो एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, 9.4 से गुणा 10⁻15 मीटर, तो उसको गुणा कर देंगे 50,000 से, तो ये आपका आ जाएगा r। तो बस फिर ये वही चीज़, अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल, तो इस पर से हम लोग ओमेगा निकाला, ω²/gm अपॉन r³। तो ये ओमेगा 2π/t और इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, इसमें t² = 4π² r³। ये आसान है।
और फिर टी हो जाएगा इसका पूरा स्क्वायर रूट। सबका मान रखेंगे, पाई का मान रखेंगे, आर का रखेंगे, जी का रखेंगे, एम का रखेंगे और सब काट पीट करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, अभी नहीं दिख रहा तो इसको थोड़ा सा जूम करके हम लोग देख सकते हैं अच्छे से कि क्या क्या वैल्यू रखी हुई है इसमें। तो टी स्क्वायर आया है हमारा ये और टी बराबर रूट। तो सबका मान रख दिया एक एक करके जो हम पहले ही निकाल चुके हैं और फिर काट पीट करके आंसर लेके आना है। तो आएगा आपका 3.55 गुणा 10 की घात 8 ईयर। अगला सवाल करते हैं अब। छठा प्रश्न है, हमको सही विकल्प बताना है। यदि स्थितिज ऊर्जा का शून्य स्तर अनंत पर है, हम लोग मानते हैं कि अनंत पर कितनी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, शून्य होती है, तो कक्षा में परिक्रमा करते किसी ग्रह की कुल ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा का ऋणात्मक होती है। किसका ऋणात्मक होती है कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। अब फॉर्मूले आपको याद है ना, स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होता है, अगर कोई ग्रह परिक्रमा कर रहा है ना, कोई उपग्रह किसी ग्रह की, तो स्थितिज ऊर्जा U क्या होता है -G कैपिटल M स्मॉल m बटे में R। और गतिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक ऊर्जा G m अपॉन 2R। ठीक है, अब कुल ऊर्जा E, तो इन दोनों को जोड़ देंगे U प्लस K, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये है 1/2, ये है 1, तो उत्तर क्या आएगा, एक वाला माइनस में, तो माइनस में आंसर आएगा, तो -G m अपॉन 2R। तो कुल ऊर्जा किसका ऋणात्मक है, स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक है, तो यहाँ पर आएगा गतिज ऊर्जा। कक्षा में परिक्रमा करने वाले किसी ग्रह को पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव से बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा समान ऊंचाई यानी कि जितनी उपग्रह की है के किसी स्थिर पिंड को पृथ्वी के प्रभाव से बाहर प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक या कम होती है। तो ये क्या बोल रहा है बी में कि जैसे ये पृथ्वी है और इसके यहाँ पर h ऊंचाई पर कोई एक स्थिर चीज है और एक दूसरा है कि वो चक्कर लगा रहा है ऐसे। तो अब इस गुरुत्वीय जो इसका पृथ्वी का गुरुत्वीय प्रभाव है इसके बाहर निकालना है हमको, दोनों को, ये स्थिर वाले को भी और ये चक्कर लगाने वाले को भी। तो किस में कम ऊर्जा लगेगी, तो जो चीज चक्कर लगा रही है उसमें गुरुत्वीय प्रभाव यानी कि उसमें 2 बल लग रहे हैं, अभिकेंद्र बल, ठीक है, अभिकेंद्र बल को कौन कर रहा है कंपनसेट, उसका गुरुत्वाकर्षण बल, और इसमें सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है इधर को, है ना। तो बाहर निकालने के लिए ये गुरुत्वीय प्रभाव के खिलाफ काम करना पड़ेगा हमको, जो स्थिर है ना। तो इसीलिए उसमें ज़्यादा ऊर्जा लगेगी जो स्थिर है, और जो घूम रहा है उसमें कम लगेगी। इसको लिख सकते हैं हम लोग प्रॉपर वर्ड में कि कक्षा में परिक्रमा करने वाले किसी ग्रह को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल प्रभाव से बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा समान ऊंचाई के किसी स्थिर पिंड को पृथ्वी के प्रभाव से बाहर प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा से कम होती है, क्योंकि उपग्रह की इस स्थिति में पृथ्वी का गुरुत्वीय प्रभाव उसके अभिकेंद्र बल से संतुलित हो जाता है। इसीलिए कार्य केवल उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो गुरुत्व बल के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो संतुलित हो जा रहा है जब वो चक्कर लगा रहा है अभिकेंद्र बल से, इसीलिए। अगला सवाल, 7वां सवाल है, क्या किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल पिंड के द्रव्यमान, प्रक्षेपण बिंदु की अवस्थिति, प्रक्षेपण की दिशा, पिंड के प्रमोचन की अवस्थिति की ऊंचाई पर निर्भर करती है? तो हमको बताना है इसमें से किस पर निर्भर करती है पलायन चाल और किस पर निर्भर नहीं करती है। तो हम लोग इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं पलायन चाल का। तो पलायन चाल का फॉर्मूला होता है पलायन वेग VE√2gm/r, ये हमने निकाल रखा है थियरी में, और इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं √2gr, ठीक है। अब यहाँ से हमको
पहला बताना है कि पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो ये कैपिटल M है ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो यहाँ पर पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता है। दूसरा बोल रहा है ये प्रक्षेपण बिंदु की अवस्थिति। तो प्रक्षेपण बिंदु की अवस्थिति मतलब उसको पृथ्वी की सतह से कितना ऊपर या कितना नीचे से हम लोग प्रक्षेपित कर रहे हैं। तो देखो जैसे हम लोग पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाएंगे तो जी का मान बदल जाएगा। तो जी का मान बदल जाएगा तो देखो इसमें पलायन वेग में क्या है √2gr, तो जी बदलेगा तो वी भी बदल जाएगा, तो इसलिए उस पर निर्भर करता है। सी बोल रहा है कि प्रक्षेपण की दिशा, तो दिशा पर वो निर्भर नहीं करता है, आप किसी भी दिशा में कराओ प्रक्षेपण चाल वही होगी, पलायन वेग। चौथा, पिंड के प्रमोचन की अवस्थिति की ऊंचाई, है ना, ऊंचाई पर तो निर्भर वो करेगा ही, हमको पता ही है, क्योंकि जी बदल जाता है तो जी बदल जाता है तो वी बदल जाता है, इसीलिए। अगला सवाल है अभी 8वां प्रश्न है अब कि कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अत्यधिक दीर्घ वृत्तीय कक्षा में कर रहा है, यानी कि बहुत बड़ी कक्षा में चक्कर लगा रहा है धूमकेतु। तो क्या अपनी कक्षा में धूमकेतु की शुरू से अंत तक रेखीय चाल, कोणीय चाल, कोणीय संवेग, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा नियत रहती है? इसमें से कौन सी नियत रहती है, कौन सी नियत नहीं रहती है, ये हमको बताना है। सूर्य के अति निकट आने पर धूमकेतु के द्रव्यमान में जो कमी आती है उसको हमको नगण्य लेना है। तो एक चीज हमको पता है कि अगर यह उसके चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो कोणीय संवेग का संरक्षण होता है, यानी कि L = mvr, ये हमेशा एक समान रहता है। तो अब पहली चीज क्या है ए में कि रैखिक चाल। तो अब इसमें कैसा होता है कि जब ये नज़दीक आता है, सूर्य के नज़दीक आता है, तो R क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो V बढ़ जाएगा। दूर जाएगा तो R बढ़ेगा, V कम हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान तो नहीं बदल रहा है, द्रव्यमान को हमने क्या मान रखा है, कांस्टेंट है, तो V और R में बदलेंगे। तो रेखीय चाल क्या है, बदलती है, नज़दीक आती है तो ज़्यादा, दूर जाएगी तो कम। कोणीय चाल B वाला, अब रेखीय चाल बदलेगी तो कोणीय चाल भी बदल जाएगी, क्योंकि क्या होता है V = R⍵, तो V बदलेगा तो ओमेगा भी बदलेगा। कोणीय संवेग तो नियत रहता है, mvr उसका संरक्षण होता है, ठीक है। अब गतिज ऊर्जा यानी कि D, गतिज ऊर्जा यानी कि ½ mv²। अब V बदल रहा है तो गतिज ऊर्जा भी बदलेगी ही। और स्थितिज ऊर्जा, अब गतिज ऊर्जा बदल रही है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा भी बदलेगी साथ साथ में। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता रहेगा, पर उसकी कुल ऊर्जा जो है वो नियत रहेगी। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, संवेग संरक्षण के नियमानुसार L = mvr, ये नियत रहेगा, ठीक है। तो R बदलेगा तो रेखीय चाल में परिवर्तन होगा, और ओमेगा भी बदलेगा समय के साथ। अब V बदल रहा है तो गतिज ऊर्जा भी बदल जाएगी, ½ mv²। गतिज ऊर्जा बदल रही है तो स्थितिज ऊर्जा भी बदलेगी, पर कुल ऊर्जा जो है उसकी नियत रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अब 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री के लिए दुखदायी हो सकते हैं? पैरों में सूजन, चेहरे पे सूजन, सर दर्द, दिक् विन्यास की समस्या। तो देखो जब अंतरिक्ष में जाता है तो गुरुत्वाकर्षण, जैसे कि हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हमारा बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पैरों की तरफ ज़्यादा होता है, सर की तरफ कम होता है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल को हटा दिया जाए तो क्या होगा, जो नॉर्मल जो हम लोग ज़मीन पे रहते हैं वहाँ पर पैरों की तरफ ज़्यादा है, तो अगर गुरुत्वाकर्षण बल हटा देंगे तो सर की तरफ ज़्यादा हो जाएगा, है ना। पृथ्वी की तुलना में जितना ब्लड पृथ्वी में हमारे सर तक पहुँचता है उससे ज़्यादा पहुँचेगा अगर गुरुत्वाकर्षण हटा देंगे। तो पैरों पे सूजन तो नहीं हो सकती है क्योंकि वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा। चेहरे पे सूजन हो सकती है क्योंकि चेहरे की तरफ ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। सर दर्द भी हो सकता है और दिक् विन्यास की समस्या भी हो सकती है। तो पैरों में सूजन नहीं होगी, बाकी तीनों चीज़ें हो सकती है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अभी 10वां,
10वां सवाल कि एक समान द्रव्यमान घनत्व की अर्धगोली खोलों द्वारा परिभाषित ढोल के पृष्ठ के केंद्र पर गुरुत्वीय तीव्रता की दिशा चित्र में दर्शाई गई है। तो हमको बताना है कि वह जैसे वो ए की तरफ तीव्रता होगी, बी की तरफ होगी या सी की तरफ होगी, ऐसा बताना है। तो अब अगर कोई ये पूरा गोला होता, खोखला गोला, तो इसके हर एक बिंदु पर विभव की तीव्रता क्या होती है? विभव एक समान होता है तो तीव्रता शून्य होती। तो अब अगर ऊपर का, अब मैं इस बिंदु की बात करूं, ये वाला जो बिंदु है, तो अगर ऊपर इसके खोल होता ऐसा ही, तो यहाँ पर जितनी तीव्रता ऊपर की तरफ उतनी नीचे की तरफ होती। पर अब ये क्या है कि अर्धगोला है, यानी कि ऊपर का हटा दिया है, तो सिर्फ तीव्रता कहाँ बच जाएगी? अब नीचे की तरफ, यानी कि सी वाला आंसर आएगा इसका, तीसरा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन है 11वां प्रश्न है। अब वही क्वेश्चन है जो 10वां है। इस पर कोई बिंदु P है और इस पर गुरुत्वीय तीव्रता किस तरफ होगी? तो वही जैसे ये वाले बिंदु पर थी नीचे की तरफ, P पर भी क्या होगी? नीचे की तरफ ही होगी। सारा कंसेप्ट वही है जैसे पहले था। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि बिंदु P पर अर्धगोली कोश की सतह पर रहता है तथा गुरुत्वीय तीव्रता P बिंदु नीचे की ओर, नीचे की तरफ काम करेगी। इस पर भी अगला सवाल अब 12वां, पृथ्वी से किसी रॉकेट को सूर्य की ओर दागा गया है। तो पृथ्वी के केंद्र से किसी दूरी पर रॉकेट पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य है ना। अब सूर्य का द्रव्यमान दे रखा है, पृथ्वी का द्रव्यमान दे रखा है और अन्य ग्रहों का प्रभाव नहीं दिया है। कक्षीय त्रिज्या यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी दे रखी है 1.5 × 10⁻11 मीटर। माना कि ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। अब यहाँ से किसी रॉकेट को हम लोग दाग रहे हैं, वो धीरे धीरे सूर्य की तरफ जाएगा। माना कि वो यहाँ कहीं पहुँचा हुआ है, ठीक है। अब तो यह पृथ्वी से मान लेते हैं कि x दूरी पर है और यहाँ पर पृथ्वी के द्वारा इस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण और सूर्य के द्वारा इस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों बराबर है। तो ये पूरी दूरी r है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? r - x। तो हमको क्या निकालना है? x। तो यहाँ पर इस पर पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल, तो पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? g, यानी कि रॉकेट का द्रव्यमान m, पृथ्वी का द्रव्यमान me बटे में r² यानी कि x का स्क्वायर बराबर इन दोनों के बीच सूर्य और इस रॉकेट के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल g m, रॉकेट का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान ms बटे दूरी कितनी है? r - x का स्क्वायर। अब हमको सारी चीज़ें दे रखी हैं, r भी दे रखा है, g से g कट हो जाएगा, m से m कट हो जाएगा, me ms बचेगा। हमको सिर्फ निकालना है x। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखो। तो इस तरह से इसको लिख लेंगे हम लोग, पृथ्वी, सूर्य और यहाँ पर कहीं पर रॉकेट पहुँचा हुआ है, ये x दूरी है और सूर्य से रॉकेट की दूरी r - x और ये दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल को बराबर कर देंगे। तो g कट हो गया, m कट हो गया, तो बचा ms/r - x का स्क्वायर, m/me/x²। अब सारा मान रख देंगे, ms का सूर्य का द्रव्यमान me और r का मान अभी नहीं रख रहे हैं, इसको बाद में रखेंगे। तो पहले x निकाल लेते हैं r के फॉर्म में। ठीक है, तो काट पीट करके इतना आ गया। अब दोनों तरफ हम लोग वर्गमूल कर देंगे क्योंकि ये स्क्वायर हमको हटाना है। तो वर्गमूल करके हो जाएगा इधर r - x, नीचे x और 10⁻6 है तो वहाँ पे 10⁻3 हो जाएगा, 3 का √3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम यहाँ से x निकाल लेंगे तो वो r के फॉर्म में आएगा और r हमको पहले दे रखा है कक्षीय त्रिज्या 1.5 × 10⁻11। तो ये मान रख के हम लोग x निकाल लेंगे 2.6 × 10⁸ मीटर। अगला सवाल 13वां सवाल है, आप सूर्य को कैसे तोलेंगे, यानी कि उसका द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे। सूर्य के परितः पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या दे रखी है इतनी।
अब हम यहाँ पर जब भी द्रव्यमान की बात करेंगे, हमने पहले भी निकाला है, जैसे बृहस्पति के लिए निकाला था, उसी तरह से यानी कि अभिकेंद्र बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों बराबर, यानी कि अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल देगा। तो अभिकेंद्र बल क्या होता है, mv² बटे में r, और गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, g। अब किसका द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान और पृथ्वी का बटे में r²। और इसमें से हम लोग क्या निकालते हैं, फिर v² निकालते हैं, और फिर क्या निकालते हैं, ω² निकालते हैं। तो इस तरह से हम लोग पहले v² निकालेंगे, gms/r, ठीक है। अब v बराबर क्या होता है, r का मान रख देंगे, तो यहाँ से ω² निकल गया, gmes/r³ हो जाएगा, क्योंकि ये r² यहाँ से इसके साथ चला जाएगा, तो ये ओमेगा आ गया। अब ओमेगा क्या होता है, 2π/t, ठीक है। तो 2π/t, तो 2π/t और t निकालना पड़ेगा। t क्या होता है, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल क्या होता है पृथ्वी का, सूर्य के प्रति 1 साल। आवर्तकाल कितना होता है, 1 साल लगातार, 365 दिन, और उसको सेकंड में बदल दिया। तो ये यहाँ से अब ms निकालना है, यानी कि सूर्य का द्रव्यमान। तो ये r³ इधर चला जाएगा, g बटे में चला जाएगा। तो अब सारे मान हमको पता है ना, हमको 4π² पता है, r³ दिया हुआ है, ये g कांस्टेंट है, t आवर्तकाल हमने निकाल दिया है, ये है, क्योंकि 1 साल लगता है पूरा, 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है। तो सारे मान रख देंगे, बस ये निकल जाएगा, 2 × 10⁻30 किलोग्राम, इतना सूर्य का द्रव्यमान होगा। तो इस तरह से हम उसका परिकल्पना कर सकते हैं कि इतना द्रव्यमान सूर्य का है। अगला सवाल, 14वां सवाल है कि एक शनि वर्ष एक पृथ्वी वर्ष का 29.5 गुना है। यदि पृथ्वी सूर्य से इतना किलोमीटर, यानी 1.5 × 10⁸ किलोमीटर दूरी पर है, तो शनि सूर्य से कितनी दूरी पर है। तो एक केपलर का नियम हमने पढ़ रखा है। तो केपलर का नियम क्या है, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। r क्या है, कक्षीय त्रिज्या, और t क्या है, आवर्तकाल। तो अब हम इसमें पृथ्वी और शनि दोनों के लिए निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग ले रहे हैं TE²/TS² बराबर RE² बटे RS²। अब देखो हमको क्या, ये दो चीज़ें दे रखी हैं, और पृथ्वी से सूर्य की दूरी RE दे रखा है, निकालना क्या है, RS निकालना है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, पृथ्वी का आवर्तकाल कितना होता है, TE, एक साल, और शनि का क्या है, 29.5 गुना ज़्यादा है, तो 29.5 × 1 यानी कि 29.5 साल, यानी कि शनि इतने साल में एक चक्कर लगाता है पृथ्वी का। अब पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है ना, और शनि की त्रिज्या निकालनी है, यानी कक्षीय त्रिज्या। तो ये केपलर का नियम है। तो यहाँ पर क्या हो गया, TE बटे TS, यानी कि TE क्या है 1, और TS क्या है 29.5, इसका स्क्वायर, और ये RE पृथ्वी की कक्षीय त्रिज्या दे रखी है 1.5 × 10⁸, उसका क्यूब, और ये RS का क्यूब। तो यहाँ पे RS का क्यूब हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर बाद में इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो आपका आएगा 1.43 × 10⁹ किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अगला सवाल है 15वां, पृथ्वी के सतह पर किसी वस्तु का भार 63 न्यूटन है, तो पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर पृथ्वी के कारण इस वस्तु पर गुरुत्वीय बल हमको निकालना है। तो देखो ये हमको दे रखा है पृथ्वी की सतह पर W यानी कि mg यानी कि 63 न्यूटन। अब पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई यानी कि ऊपर हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, g बदल जाएगा, तो वहाँ पर क्या आएगा, कुछ नया g' आएगा, पहले वो निकालना पड़ेगा। तो g' के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि g/1 + h/re का स्क्वायर। तो वहाँ पर हम लोग पहले
जी डैश निकाल लेंगे। एच क्या है, आर ई, देखो एच क्या दे रखा है, आर ई बटे में हाफ, तो आर ई बटे में हाफ रखेंगे तो पहले जी डैश निकाल लेंगे। तो जी डैश निकाल लेंगे तो हमको वहाँ पर पता चल जाएगा, क्योंकि हमने ये मास तो यहाँ से निकल जाएगा 63/g, और वहाँ पर जो जी डैश आएगा उसको इससे 63/g से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे इसको, तो एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण पहले निकाल लेते हैं। एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण कितना आ रहा है हमारा, जी बटे 3/2 का स्क्वायर यानी कि 4/9, 4/9 जी आएगा ये, है ना। अब पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार कितना है, W बराबर mg बराबर 63 न्यूटन। अब यानी कि h ऊंचाई पर यानी कि RE बटे 2 ऊंचाई पर, है ना, आधी त्रिज्या की आधी जितनी ऊंचाई पर वस्तु का भार W डैश mg डैश हो जाएगा। तो mg डैश, g डैश कितना है, 4/9 mg के बराबर है। अब mg कितना है ये पहले ही निकाल रखा है हमने, mg 63 के बराबर है, यहाँ पे 63 रखेंगे तो 4/9 गुणा 63 28 न्यूटन, है ना। तो इतना उसका भार होगा 28 न्यूटन, यानी कि कम हो जाएगा क्योंकि जी कम हो जा रहा है, ऊंचाई के साथ जी कम होता है। अगला सवाल 16वां सवाल है, ये मानते हुए कि पृथ्वी एक समान घनत्व का एक गोला है तथा इसके पृष्ठ पर किसी वस्तु का भार 250 न्यूटन है, तो यह ज्ञात कीजिए कि पृथ्वी के केंद्र की ओर आधी दूरी पर, अब पहले क्या था सतह से ऊपर, अब ये सतह से नीचे वाला है, वही चीज़ सतह से नीचे जाएंगे तो भी जी बदल जाता है, तो सतह से नीचे क्या हो जाता है वहाँ पर जी डैश। तो जी डैश के लिए फॉर्मूला हमने क्या निकाल रखा है, जी 1 माइनस एच अपॉन आर ई, ठीक है। तो आर एच क्या है यहाँ पर, आर ई बटे 2, तो आर ई बटे 2 रखेंगे तो कुछ जी डैश निकलेगा। अब जी डैश निकल गया तो वहाँ पर एम जी डैश हो जाएगा, ठीक है। सेम वैसे ही है पिछला जैसा किया था, देखो तो पहले जी डैश हम लोग निकाल लेंगे, एच की जगह आर ई बटे 2 रखेंगे तो ये जी डैश आ जाएगा जी बटे में 2। अब डब्ल्यू बराबर क्या है, एम जी, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर क्या है, एम जी, और ये किसके बराबर है 250 न्यूटन। अब डब्ल्यू डैश तो एम जी डैश, अब एम जी डैश क्या है, जी बटे में 2, तो एम जी बटे 2 हो जाएगा, तो 250 बटे 2 यानी कि 125 न्यूटन, है ना। क्योंकि सतह में नीचे जाते हैं तो भी जी घट जाता है, तो एम जी भी घट जाएगा, उसका भार भी कम हो जाएगा सतह के अंदर। अगला सवाल 17वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी के पृष्ठ से ऊर्ध्वाधरतः ऊपर की ओर रॉकेट 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से दागा जाता है। पृथ्वी पर वापस लौटने से पूर्व यह रॉकेट पृथ्वी से कितनी दूरी तक जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान दे रखा है और त्रिज्या दे रखी है, जी दे रखा है। अब जब रॉकेट को दागा जाता है तब उसके पास दो तरह की ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है, पृथ्वी के सतह पर। अब जब वो एकदम ऊंचाई पर पहुंचेगा और रुक जाएगा, फिर वो वापस नीचे गिर जाएगा, तो जब वो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा वहाँ पर उसकी ऊर्जा और जब उसको भेजा गया था तब उसकी ऊर्जा दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम लगेगा, तो पृथ्वी पर कुल ऊर्जा बराबर ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई इसको भी बोल सकते हैं, ऊंचाई पर कुल ऊर्जा, ठीक है, यहाँ पर कुल ऊर्जा आएगा। अब जब वह सतह पर है तो उसके पास वेग भी है, ठीक है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है और उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, दोनों चीज़ है। अब जब वो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच गया तो उसका वेग शून्य हो गया, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो गई है वहाँ पर, शून्य हो गई है, प्लस स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी वहाँ पर, है ना, ये शून्य हो जाएगा पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर,
ये V दे रखा है हमको, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर, तो -GME मास ऑफ अर्थ मास ऑफ रॉकेट डिवाइड बाय RE पृथ्वी की त्रिज्या बराबर, ये काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई और पोटेंशियल एनर्जी जब वह अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचता है तो अब कितनी होगी, तो -G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ रॉकेट डिवाइड बाय RE प्लस H। तो अब हमको क्या निकालना है, कितनी दूरी तक यानी कि H निकालना है। बाकी सारी चीज़ें दे रखी हैं, सारे मान रखेंगे, इसमें कट पिट करके आंसर निकालना है। तो इस तरह से एक इसको निकाला जा सकता है। दूसरा हम इसको और तरह से भी निकाल सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ वह उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, यानी कि उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है, यानी कि पृथ्वी पर उसके पास अधिकतम गतिज ऊर्जा थी और जो अधिकतम ऊंचाई पर जाके शून्य हो गई। तो इस गतिज ऊर्जा में जितना परिवर्तन आया और उतना ही स्थितिज ऊर्जा में भी परिवर्तन आएगा, तो उससे भी निकाल सकते हैं इसको हम। तो जो दूसरा वाला जो चीज़ है स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन से, उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान है, तो हम उससे करते हैं, ठीक है। तो इसका m उसका द्रव्यमान है रॉकेट का, v उसका वेग है, तो ऊपर की तरफ दागा जाता है तो गतिज ऊर्जा है 12mv², ठीक है। पृथ्वी की सतह पर स्थितिज ऊर्जा -GMEM/RE, और जब वो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचता है तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, -GMEM/RE प्लस H। अब स्थितिज ऊर्जा में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, UH माइनस U0। तो पहले हम इसको निकाल लेंगे, स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई है। तो डेल्टा U आ जाएगा -GMEM/RE प्लस H, यानी कि H ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा माइनस पृथ्वी की सतह पर स्थितिज ऊर्जा -GMEM/RE। तो अब इसमें से कॉमन ले लेंगे GMEM और अंदर क्या बचेगा, 1/RE माइनस 1/RE प्लस H। तो फिर इसको सॉल्व करके हमारा इतना आएगा, ठीक है। तो ये आता है GMEM प्लस H/RE प्लस H। और हमने एक चीज़ हमको पता है कि GME ये किसके बराबर रहता है, G इंटू RE² के। तो ये भी हम लोग यहाँ पे रख देंगे GRE² इंटू M इंटू H/RE प्लस H, ठीक है। और इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो mgh/1 प्लस H/RE इसके बराबर हो जाएगा। अब ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार कि रॉकेट की गतिज ऊर्जा में जितना परिवर्तन आया है, यानी कि वो शून्य हो गई है मैक्सिमम से, जब वो सतह पर थी 12mv² थी और अधिकतम ऊंचाई पर 0 हो गई, तो परिवर्तन कितना हुआ 12mv²। और स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन हमने निकाल दिया है mgh/1 प्लस H/RE, ठीक है। तो अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ और ये इधर चला जाएगा 2, तो इतना आ गया। अब यहाँ पर से हमको निकालना है H। तो H का फॉर्मूला बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो H आ गया v²RE/2GRE माइनस v²। अब सारी चीज़ें हमको दे रखी हैं, वेग दे रखा है 5, पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हुआ है 6 × 10⁻24 और पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है 6.4 × 10⁻6 और G दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें रखेंगे तो हमारा H निकलेगा। तो H हमारा आ जाएगा 1600 किलोमीटर। अब हमसे क्या पूछा है, पृथ्वी के केंद्र से दूरी। तो पृथ्वी से केंद्र से दूरी R, तो RE यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या प्लस ऊंचाई, है ना। तो इसमें पृथ्वी के त्रिज्या जोड़ देंगे 6.4 × 10⁻6 और 1.6 × 10⁻6, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 8 × 10⁻6 मीटर। इतनी दूरी पर, इतनी दूरी तक वो जाएगा, फिर नीचे गिर जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाना है। 18वां क्वेश्चन है अभी, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी प्रक्षेप्य की पलायन चाल 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो किसी वस्तु को इस चाल की 3 गुनी चाल से प्रक्षेपित किया जाता है, तो पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर जाने पर इस वस्तु की चाल क्या होगी। तो देखो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है कुछ, जैसे ये पृथ्वी है, यहाँ से किसी रॉकेट को छोड़ा गया है और वो बहुत अधिकतम ऊंचाई तक जाता है, मतलब बहुत दूर चला जाता है अत्यधिक दूरी पर। तो यहाँ पर पृथ्वी के
सतह पर उसके पास जितनी ऊर्जा होगी वह, और वो अत्यधिक दूरी पर जाने पर ऊर्जा बराबर होगी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो देखो, जब वो पृथ्वी की सतह पर था उसके पास गतिज ऊर्जा कितनी थी, 12 mv²। वेग दे रखा है, कितना है, 3 गुना है, यानी 11.2 गुणा 3 है। तो हम उस पर से v² निकाल सकते हैं। उसके पास स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा -GMEM/RE, इतनी स्थितिज ऊर्जा थी। अब जब वो अत्यधिक दूरी पर चला जाता है तो उसका कुछ वेग हो जाएगा 12mv², और अत्यधिक दूरी पर जाने पर यानी कि अनंत समझ लो उसको, तो स्थितिज ऊर्जा क्या उतनी हो जाएगी, उसकी 0 हो जाती है। बस v डैश निकालना है, बाकी सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो इसमें से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। m कट हो जाएगा, बाकी सारा मान रखेंगे, v डैश निकल जाएगा। तो पहले जो चीज़ें दे रखी हैं, पलायन वेग ve कितना है, 11.2, और प्रक्षेप्य की चाल जो है उससे 3 गुना है, तो 3 से गुणा कर देंगे तो 33.6 किलोमीटर प्रति आवर। अब जिसको हम लोग प्रक्षेप्य कर रहे हैं पृथ्वी पर, उसकी चाल v और अनंत दूरी पर v डैश है, और उसका द्रव्यमान m ले लिया। तो जब वो सतह पर था उस समय स्थितिज ऊर्जा यानी कि जब प्रक्षेप्य किया था 12mv², और स्थितिज ऊर्जा -GMEM/RE, ठीक है। अब अत्यंत दूर चला गया तो वहाँ पर गतिज ऊर्जा 12mv², और स्थितिज ऊर्जा तो 0 हो जाएगी। अब संरक्षण के नियमानुसार दोनों को बराबर कर दो, ठीक है। तो ये समीकरण 1 बना। अब v डैश, ठीक है, v डैश हमको निकालना है, और v हमको दिया है, v क्या है, 3ve के बराबर है। दूसरा, अब हम इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई में करें, है ना, तो पलायन वेग ve किसके बराबर होता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। यानी कि जब अगर उसका पलायन वेग ve है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 12mv², और ये किसके बराबर होनी चाहिए, GMEM/RE के बराबर होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ सतह पर है उसके पास इतनी ऊर्जा होती है, तो इतनी ही मैं उसको गतिज ऊर्जा दे दूँ तो वो निकल जाएगा बाहर, तो उसको ve हो जाएगा पलायन वेग, है ना। तो 12mve² किसके बराबर होता है, GMEM/RE। आप चाहो तो इसमें डायरेक्ट जो मान दे रखा है वो रख के भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, पर सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको इस तरह से थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। 12mve² होता है GMEM/RE के बराबर, ठीक है। तो ये GMEM/RE को हम लोग 12mve² लिख सकते हैं, ये इधर वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो GMEM/RE था इसको 12mv² लिख लिया। तो यहाँ से हाफ एम सबका कट हो गया, तो v डैश स्क्वायर बचा, v² - ve²। तो v² क्या है, 3ve, और v तो v है, दोनों को माइनस करेंगे तो 8ve², ठीक है। तो अब v का मान गिवन है तो वो रखेंगे तो कितना आंसर आएगा। तो अब ये जैसे v डैश का स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा, 8 का रूट करेंगे तो 2√2ve, ठीक है। तो 2√2 1.414, और v कितना है 11.2, तो यह आ जाएगा 31.68 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो पृथ्वी से अत्यधिक दूर जाने पर वस्तु की चाल क्या हो जाएगी, 31.68 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19वां। कोई उपग्रह पृथ्वी के पृष्ठ से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। अब इस ग्रह को यानी इस उपग्रह को पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव से बाहर निकालने के लिए कितनी ऊर्जा खर्च होगी। तो हम जानते हैं कि किसी उपग्रह को अगर वो जहाँ पर चक्कर लगा रहा है उससे बाहर हमको करना है तो उसको उसकी बंधन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला है GMEM डिवाइडेड बाय 2RE+H। तो ये हम लोग बंधन ऊर्जा निकाल लेंगे। सारी चीज़ें दे रखी हैं, GMEM, ठीक है, और 2REH
एच। तो ये सारे मान रखेंगे और बंधन ऊर्जा निकल जाएगी और उतनी ही ऊर्जा हमको देनी पड़ेगी। तो ये उपग्रह पृथ्वी से की जो कक्षा में चक्कर लगा रहा है उससे मुक्त हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो पहले जो चीज़ें गिवन है उसको लिख लेते हैं। एच दिया है 400 किलोमीटर, मीटर में बदल लिया। उपग्रह का द्रव्यमान दे रखा है 200 और पृथ्वी की त्रिज्या है 6.4 × 10⁶ 6400 किलोमीटर। आप ऐसे याद रख सकते हो उसको। पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 kg और जी का मान दे रखा है 6.67 × 10⁻11। अब बंधन ऊर्जा Gme/2Re+H। ठीक है, तो जी का मान रखा, एम का मान रखा, एम का मान रखा, आर ई और एच। तो ये सारे मान रख के हमारा आ जाएगा 5.885 × 10⁹ जूल। तो इतनी ऊर्जा हम अगर किसी उपग्रह को देंगे तो वो पृथ्वी से बाहर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है कि दो तारे जिसमें प्रत्येक का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान यानी 2 × 10⁻30 kg के बराबर है, एक दूसरे की ओर सम्मुख टक्कर के लिए आ रहे हैं। जब वे 10⁹ किलोमीटर दूरी पर हैं तब उनकी चाल उपेक्षणीय है यानी कि 0 है। ये तारे किस चाल से टकराएंगे? प्रत्येक तारे की त्रिज्या हमको दे रखी है। मान लीजिए कि टकराने के पूर्व उन तारों में कोई विरूपण नहीं होता है। जी का मान उपयोग में लेना है। तो अब यह तारे, सपोज कि अभी एक तारा इधर है, एक तारा इधर है, ये बहुत दूरी पर है, ठीक है, और ये दूरी भी हमको दे रखी है r, ये 10⁹9। यहाँ पर उसकी ऊर्जा और जब ये टकराएंगे यहाँ पर उसकी ऊर्जा दोनों बराबर होगी। अब यहाँ पर जब ये बहुत दूर हैं तो इनकी चाल क्या है? उपेक्षणीय है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0। तो सिर्फ इसके पास कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी इसके पास? -Gm, एक तारे का द्रव्यमान और दूसरे का, बटे में दोनों के बीच की दूरी r। दोनों का द्रव्यमान एक ही जैसा है तो mm ले लें, यानी कि -Gm²/r। तो कुल ऊर्जा टकराने से पहले इतनी है। अब जब वो दोनों टकरा गए तो दोनों के, मानना कि इसकी त्रिज्या r है और इसकी भी r है, जब दोनों टकराए तो दोनों के केंद्र के बीच की दूरी कितनी हुई? 2r के बराबर हुई। अब जब ये टकराए तो इस निकाय की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 12m v², यानी कि एक तारे की, और दूसरा भी उतनी ही वेग से आ रहा है तो उसकी भी 12m v²। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? mv²। स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? -Gm²/2r। ये पोटेंशियल एनर्जी, ये है काइनेटिक एनर्जी। तो ये टक्कर के टाइम और टक्कर से पहले दोनों बराबर होगा, यानी कि -Gm²/r बराबर mv² प्लस काइनेटिक एनर्जी -Gm²/2r। तो अब हमको निकालना है ये v। बाकी सारी चीज़ें दे रखी हैं तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो, तो पहले जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिख लेंगे। तारे का द्रव्यमान दे रखा है प्रत्येक का 2 × 10⁻30, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है और तारे की त्रिज्या दे रखी है 10�7 मीटर, और प्रारंभ में दोनों का वेग 0 है तो गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, पर स्थितिज ऊर्जा होगी -Gm²/r। अब जब दोनों टकराएंगे तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हुई? ये त्रिज्या यानी कि 2r के बराबर होगी। अब जब दोनों टकरा रहे हैं तो हमने मान लिया कि वेग कितना है? v' है। तो एक की गतिज ऊर्जा 12mv², दूसरे की 12mv², यानी कि mv²। अब जब ये टकराए तब स्थितिज ऊर्जा तो -Gm²/2r। अब संघट से पहले संघट के बाद की ऊर्जा, कुल ऊर्जा कैसी होगी? संरक्षित होगी। तो उसको हम लोग संरक्षण के नियमानुसार, तो पहले कितनी ऊर्जा है? -Gm²/r, बाद वाली कितनी है? mv²/-Gm²/2r। तो अब इसको हम इधर ले गए तो Gm² कॉमन ले लिया तो ये माइनस से इधर प्लस हो गया, 1/2r -1/r।
तो अब सारे मान रख लिए, जी का, एम का, और कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर उसकी त्रिज्या है, आर वो प्रारंभिक दूरी जहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया था। अब ये हमने निकाला तो कितना आया, 6.6699 गुणा 10⁻12। इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो आ जाएगा 2.583 गुणा 10⁻6, और इसको हम लोग राउंड ऑफ करके 2.6 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। अगला सवाल है 21वां सवाल है कि दो भारी गोले जिसमें प्रत्येक का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है और उसकी त्रिज्या दे रखी है हमको, किसी क्षैतिज मेज पर एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों गोलों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर गुरुत्वीय बल तथा विभव क्या होगा, और क्या इस बिंदु पर रखा कोई पिंड संतुलन में होगा या नहीं। यदि हाँ तो यह संतुलन स्थायी होगा कि अस्थायी होगा। तो देखो दो गोले दे रखे हमको, एक गोला ये है, एक गोला ये है, ठीक है। दोनों 100 किलो के हैं, ये भी 100 केजी और ये भी 100 केजी। अब इनको जोड़ने वाली एक रेखा है और इसके मध्य पर हमको निकालना है क्या, गुरुत्वीय बल और विभव। तो पहले बल की बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर m डैश करके कोई द्रव्यमान हमने रखा, तो उस पर यह जो बल लगाएगा ये वाला, ये इस तरफ को लगाएगा F1 और ये वाला अपनी तरफ लगाएगा F2। अब दूरी बराबर है, द्रव्यमान बराबर है दोनों का, तो बल भी बराबर होगा, तो गुरुत्वीय बल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ये एक गोला है, ये एक गोला है, और इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो उसका आधा आधा मीटर हो गया। तो ये एफ ए हो जाएगा GM डैश अपॉन डी स्क्वायर, और एफ बी भी हो जाएगा GM डैश अपॉन डी स्क्वायर, पर दोनों की दिशा विपरीत होगी। तो जब इसको हम लोग जोड़ेंगे, परिणामी बल निकालेंगे, तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो परिणामी बल, तो F बराबर FA प्लस FB, तो कितना आ जाएगा, 0। तो गुरुत्वीय बल कितना आ गया, 0। अब बात करते हैं विभव की। विभव क्या होगा, तो विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर -GM अपॉन D। D यानी कि दूरी, G नियतांक, M द्रव्यमान। इस गोले के द्वारा, गोले अगर मैं ये A लूँ और इसको B लूँ, तो A के द्वारा यहाँ पर विभव -GM अपॉन D, B के द्वारा -GM अपॉन D, और कुल विभव क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 0 नहीं आएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे, तो VA के द्वारा है -GM अपॉन डी, VB के द्वारा है -GM अपॉन डी, तो -2GM अपॉन डी आ गया। तो G दे रखा है, M दे रखा है, D दे रखा है, मान रख के आ गया -2.7 गुणा 10⁻⁸। अब गुरुत्वीय विभव 0 नहीं है, अतः संतुलन क्या होगा, अस्थायी होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें टोटल 21 क्वेश्चन थे, तो हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। थैंक यू।